नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में चुनावी दौरा की जनसभाएं, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार, निकाला रोड शो। उत्तराखंड में भूकंप के लगातार झटकों के बाद जागी सरकार। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में 5 फरवरी को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक, सूचना और बचाव के तरीकों पर होगा मंथन। मॉडल जिला लोहाघाट में लोग पानी को तरसे, 4 से 5 दिन में हो रही सप्लाई, वो भी नाम मात्र की। लोगों में जल संस्थान के खिलाफ भारी है आक्रोश। नशे के सौदागरों पर पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 3 जगह कार्रवाई कर हजारों नशीली गोलियां और कैप्सूल किए बरामद, 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, वॉलीबॉल के फाइनल में केरल ने तमिलनाडु को पछाड़कर किया गोल्ड पर कब्जा। फुटबॉल में मणिपुर ने दिल्ली को हराया। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में करोल बाग में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के समर्थन में वोट मांगे, जिसके बाद सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया, जिससे बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। देवतुल्य जनता से यह अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोड़ का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों लोगों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को दिल्ली में पटेल नगर से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के दौरान सीएम धामी ने भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। समय समय पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 5 फरवरी को सचिवालय में एक बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में भूदेव ऐप को डाउनलोड कर ले। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है आपदा की दृष्टि से, विशेषकर भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। लगातार कई भूकंप आए हैं उत्तरकाशी में। इसके अलावा राज्य में भी कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हम इसमें विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। मेरी ओर से बात चल रही है उनसे कि इसमें इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से इससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। बस सुझाव आने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे आपके साथ, आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। तो जो हमारा भूदेव ऐप है, उसके माध्यम से हम चेतावनी प्रणाली तंत्र विकसित किए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है।
उसमें भूदेव ऐप होता है। भूदेव ऐप के माध्यम से जिसके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा उसको दूरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, कहीं 2 सेकेंड, कहीं 10 सेकेंड, कहीं 12 सेकेंड, कहीं 15 सेकेंड, कहीं 18 सेकेंड, इस तरह से है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है। मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में लोहाघाट नगर के लोगों को 4 से 5 दिन में भी नाम मात्र का पानी मिल रहा है, जिस कारण जनता में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया है। निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड जीत का आधार ही नगर की पेयजल समस्या का तुरंत समाधान करने का लोगों को भरोसा बना है। ये बहुत बड़ी बात है कि जनवरी महीने में इतनी भयंकर किल्लत आज तक वो पिछले इतने सालों में आज तक हमने पहले कभी नहीं देखी। और इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मार्च अप्रैल आते आते तो हमें 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार पानी मिलेगा, वो भी 30-40 मिनट पानी मिलेगा। मेरा कहना तो ये है कि देखिए सर, जो यहाँ टैंक बने हैं, जो इनका स्टोरेज टैंक है, वो आज से 40-50 साल पुराने टैंक है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने टैंकों पे काम करना चाहिए। पानी तो है ही, पानी अगर मान के चलिए, अगर इनके टैंक और बड़े होंगे जिस हिसाब से आज है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पानी स्टोरेज ज़्यादा होगा, तो लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। नैनीताल पुलिस ने 2 आरोपियों को 6,540 नशीली गोलियों और कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। एसओजी ने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास से जीनल नाम के युवक को 440 नशीले कैप्सूल और 600 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि यह व्यक्ति नशीली गोलियां और कैप्सूल ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से लेकर हल्द्वानी में बेचता है। वहीं बन भूलपुरा पुलिस ने भी 2 नशे के तस्करों को 1,440 नशीले कैप्सूल और 5,100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल या इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया। और एसओजी और बनपुलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला, उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल हैं और जो गोलियां वो बरामद की गई है। तो ये जो कार्य हुआ है इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 6500 के आसपास नशीले कैप्सूल ऑब्लिक गोलियां जो है वो बरामद की है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस जो कार्य है इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 2,500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र से है, जहां सैलून शॉप पर हेयर कटिंग कराने पहुंची नाबालिग से सैलून संचालक ने अश्लील हरकत की। इससे परिजन आक्रोशित हो गए। आरोपी युवक असलम मौके से फरार हो गया, जिसे नाबालिग के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। रामनगर में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति द्वारा एक युवक पर प्राणघातक हमला कर उसके सिर पर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। मामले में जहां एक और घायल को परिजनों द्वारा उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, वादी पवन सती द्वारा एक थाने पर तहरीर दी गई थी कि उसको एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से और रोड से पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। इस संबंध में 109 BNS के तहत हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के वॉशरूम में महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की तहरीर पर देहरादून में 0 FIR दर्ज कर पंतनगर थाने को ट्रांसफर किया गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। ये संज्ञान में आया, कुछ समय पूर्व की ये घटना है। ये गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुके थे, तो एक छात्रा का किसी ने
जो नाबालिग श्रेणी में आता है उसने वीडियो उसका बना दिया था। तो ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे, तो जल्दबाजी में एफआईआर नहीं कर पाए थे शायद, ऐसा संज्ञान में आया है। और अभी उन्होंने देहरादून में एफआईआर करी तो वो हमें प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच करी जाएगी। खंड के हरिद्वार में बसंत पंचमी के मौके पर सोमवार को श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी प्रत्येक गांव के साथ जसपुर नगर के प्रत्येक होली चौक पर भी पूजा अर्चना कर विधि विधान से बसंत पर्व मनाया गया। वहीं जसपुर के आचार्य अतुल शास्त्री ने बताया कि नगर में गांव में होली चौक पर बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बसंत रखे गए। पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व न केवल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि विद्या, ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा का भी एक विशेष दिन है। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कुछ जगह कई स्थानों पर पतंगबाजी की जाती है। भारत में विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। जैसे पंजाब में सरसों का त्यौहार कहलाता है, सरसों के फूल खिल जाते हैं। उसी प्रकार बंगाल और असम में इसकी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। लेकिन पौराणिक तथ्यों के अनुसार कुछ इसका कहते हैं जिस प्रकार सृष्टि की रचना हुई तो उसमें कहते ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि यहाँ नीरस तो है, मतलब धरती पर जो है हमारा सृष्टि में नीरस तो है, लेकिन यहाँ पर कोई नया ज्ञान या विवेक नहीं है। तो इसलिए यह जो यहाँ पर जीवन तो रह जाएगा, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे रह पाएगा। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़क कर एक अद्भुत शक्ति का प्रकट किया, वो ही माता सरस्वती प्रकट हुई है। तो वहीं ऋतुराज पर्व बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पांडु नगरी पांडुकेश्वर गांव में हर साल की भांति इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि तय होने की खुशी में कुबेर पंचमी टीका उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भगवान कुबेर के मंदिर और भगवान योग बद्री जी के मंदिर में सर्वप्रथम विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। घाटी के आराध्य कुबेर भंडारी महाराज को समर्पित इस आयोजन में सुबह नित्य दैनिक पूजाओं भोग के साथ भगवान श्री कुबेर जी की 2 नवनिर्मित दिव्य छड़ियों का पूजन किया गया, जिसके पश्चात पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित महिला मंगल दल पांडुकेश्वर गांव की महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ पारंपरिक लोक नृत्य झूमेला का आयोजन किया। हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में चल रहे फुटबॉल मैच मणिपुर बनाम दिल्ली के मध्य खेला गया। दोनों ही टीम मैच के दौरान संघर्ष करती दिखाई दी। ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें सेकंड हाफ में मणिपुर ने 2 गोल किए। दिल्ली का खाता भी नहीं खुल पाया। मणिपुर ने ये मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। और मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रही हूँ। दिल्ली को क्यों कर रहे हो? सब टीम दिल्ली को कर रही है क्योंकि वो अच्छा खेल रही है। तो जीतेगा कौन? दिल्ली। मजा आ रहा। किस टीम को करना चाहिए? मणिपुर। क्यों मणिपुर को क्यों? अच्छा खेल रहे, अच्छा खेल रहे। मणिपुर को क्यों कर रहे हो? उसका दिल्ली भी तो है, दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं। मैं दिल्ली की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। तो दिल्ली को सब दिल्ली को क्यों कर रहे हैं? दिल्ली सबसे अच्छा खेल रही है, दिल्ली अच्छी है बहुत। मैं दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? उसका
कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो मैच चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कोच ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग बॉल बनाने का ट्राई कर रहे हैं, पर उनके प्लेयर्स पे बॉल कंट्रोल नहीं है और उनके अटैक में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं। उत्तराखंड में रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स के तहत वॉलीबॉल का रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। पहला मैच महिला वर्ग की केरला और तमिलनाडु के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं कांस्य पदक के लिए राजस्थान और चंडीगढ़ का मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान टीम ने चंडीगढ़ को 3-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। सबसे पहले तुम आप सभी साथियों के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर DK सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक नया प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम हुआ है, जिसको आयोजित करने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो पीछे रह गए। और मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास ये किया है, जिसमें निश्चित रूप से ये सफल रहेंगे। कि इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है वो हमारे युवा जो पहाड़ से आते हैं या समतल से हैं या उनको मौका नहीं मिला है, आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस प्रदेश के हमारे युवा राष्ट्र का नेतृत्व, राष्ट्र की टीम में प्रतिभाग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लें। भारत की मशहूर महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी भी 38वें नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंची हैं। झारखंड के छोटे से गांव से निकलकर दीपिका ने भारत के लिए कई पदक जीते। उनके सफलता में कितना संघर्ष करना पड़ा और किन किन लोगों का सहयोग रहा, इन सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने दीपिका कुमारी से खास बातचीत की। नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। ऐसे ही हमारे पास दीपिका कुमारी हैं, जो एक झारखंड के छोटे से गांव से निकल कर आती हैं और तीरंदाजी में देश के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती हैं और देश का परचम फहराती हैं। ओलंपिक को छोड़ के कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें इन्होंने पदक नहीं जीता है। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा संघर्ष रहा। बचपन से एक गांव से आई, आप निकली और वहां से यहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष देखिए, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे हर्डल्स है, वो आपको तो पार करने ही पड़ते हैं। अदरवाइज़ आप सीखेंगे नहीं, आप ग्रूम नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल को पाएंगे कैसे? तो जो भी कठिनाई आती रही, आई थिंक वो मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए थी और आगे ग्रूम करने के लिए थी। अभी भी जो प्रॉब्लम्स आती है वो आगे मुझे पुश करती है और अच्छा करने के लिए। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड जर्नी काफ़ी अच्छी रही है मेरी अभी तक। बचपन में बात की जाए तो बांस का जो तीर धनुष होता है पारंपरिक, उससे आपने प्रैक्टिस शुरू की, फिर यहाँ तक पहुँची। किन किन लोगों का सहयोग रहा, किस तरह से यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम को हासिल की? देखिए, अगर सहयोग की बात रहे तो नाम लेने जाऊंगी तो उसका कल सुबह हो जाएगा। बट चाहे वो एक हमारे ग्राउंड में काम करने से लेके हमारे कोच तक, हमारे पेरेंट्स तक, और ऑफ कोर्स ऊपर वाले ने पूरा हर छोटे छोटे कदम पे साथ दिया है। सबकी उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी मेरी ही है। तो हमने एक टीम बनके हमने काम किया है। तीरंदाजी की बात कीजिए तो इसमें किस बारीकियों पर गौर करना चाहिए? जो प्लेयर खेलते हैं उनको किन बारीकियों पर गौर करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारा गेम ज़्यादा मेंटली है, जितना हो सके मेंटली। फिजिकल डेफिनेटली है, क्योंकि आपको सुबह से शाम तक खड़े रहना पड़ेगा। काफ़ी लोग देखते हैं बाहर से तो सोचते हैं फिजिकल का कोई काम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको लोअर बॉडी में भी और अपर बॉडी में तो स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए। सो फिजिकल के साथ साथ मेंटली बहुत काम करना पड़ता है, बिकॉज हमारा गेम शांति वाला है, एग्रेसिव वाला नहीं है। तो अभी हमारे साथ दीपिका थी, जो यहाँ पर नेशनल गेम्स में पार्ट लेने के लिए भाग ली हैं। अभी हमारे साथ दीपिका थी जो यहाँ नेशनल गेम में भाग लेने के लिए आई हुई हैं और उन्होंने अपने संघर्ष को बताया। एक छोटे से गांव से निकलकर वह इंडिया के लिए खेली, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून।
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिले में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम खराब होने के आसार हैं। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार भले ही साल की शुरुआत से मौसम में बदलाव होने से ठंड का एहसास कम हुआ हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेलवे के वॉर रूम में आकर प्रयागराज क्षेत्र से चलाई जा रही नियमित और विशेष गाड़ियों के परिचालन से संबंधित पूरी जानकारी ली। उन्होंने प्रयाग क्षेत्र के सभी स्टेशनों और सर्कुलेटिंग एरिया में उपलब्ध यात्री सुविधाओं के कुशल प्रबंधन करने संबंधी निर्देश सभी स्टेशन प्रबंधकों को दिए। साथ ही वॉर रूम में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रयागराज क्षेत्र में लगाए गए सभी 1200 कैमरों की फीड की बारी बारी से जांच करते रहें और आवश्यकता अनुसार जरूरी कार्रवाई करें, ताकि प्रयाग क्षेत्र में संगम स्नान के लिए आने वाले यात्रियों, संगम स्नान के बाद वापस अपने अपने शहर गांव की ओर जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्टेशनों पर बनाए गए होल्डिंग एरिया की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की और निर्देश दिया कि होल्डिंग एरिया की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।